हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोग क्लास 11th लीगल स्टडीज में हमारा यूनिट 4 जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है उसको हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि इस पूरे यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको एक पूरी इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी कि हमारा ये पूरा चैप्टर कैसे अनफोल्ड होगा और बहुत सारी छोटी छोटी बारीक वाली जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उसे देख लीजिएगा। ट्रस्ट मी, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है कि इंट्रोडक्शन ही तो है, इंट्रोडक्शन तो बहुत इजी होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैं आपको ये बताया है मैंने आपको कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग कैसे अनफोल्ड करने वाले हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव में चीज़ें कैसे आती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये चैप्टर कहाँ कहाँ हेल्पफुल है। सो प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, भला आपका ही होगा, मेरा कुछ नहीं जाना है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के एजेंडा को, इस वीडियो के टॉपिक को, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी। अब बेसिकली यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? यहाँ पे हमारी जुडिशरी के बारे में बात की गई है कि हमारी जुडिशरी के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान हमारी जुडिशरी के बारे में क्या रोल दिया गया है जुडिशरी को, वो एंड इम्पार्शियलिटी। क्या हमारी जुडिशरी इम्पार्शियल है? क्या हमारी जुडिशरी अनबायस्ड मैनर में काम करती है अपार्ट फ्रॉम द अदर टू ऑर्गन्स? ठीक है, क्योंकि जुडिशरी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने सबसे ज़्यादा अगर किसी पे भरोसा किया है, सबसे ज़्यादा किसी इंस्टीट्यूशन पर भरोसा किया है तो जुडिशरी पे किया है। उन्होंने पार्लियामेंट पे भी एक बार उतना भरोसा नहीं किया गया है जितना कि हमारी जुडिशरी पे विश्वास किया गया है, जितना कि हमारी न्यायपालिका पे विश्वास किया गया है। हमारी जो जुडिशरी है, इट इज़ अ गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ अ गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करके रखना, हमारे संविधान की वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखना, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्लियर? यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। देन द जुडिशरी इन इंडिया टुडे इज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश लीगल सिस्टम. Supreme Court is the apex body followed by 25 high courts which in turn supervise and govern numerous district court. अब सबसे पहले ये बताया गया है कि जो हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लीगल सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, आपको इतना पता है कि हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए थे, जब यहाँ पे फिर बहुत सारे गवर्नमेंट एक्ट बनना शुरू हुए, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ऐसे तमाम एक्ट बने। 1919 का एक्ट बना है, ठीक है, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने हमारे संविधान में ली है वो इन एक्ट से उठा के ले ली है। ठीक है, जो अंग्रेज़ों ने, जो वहाँ की ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बनाए थे हमारे लिए। ठीक, बहुत सारी चीज़ें आज भी अंग्रेज़ों की यथावत चल रही है, मतलब सेम एज इट इज़ चल रही है, और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। लेकिन मोटा माटी रूप में देखें अगर हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ों के समय पे थी वो आज के समय के भारत में दिखती है, परंतु उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो उनकी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो इंडियन जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी भी हम एक तरीके से एक्सटेंशन देख सकते हैं ब्रिटिश सिस्टम का। ठीक है, हमने ब्रिटिश सिस्टम से ये जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट लिया, उनके जुडिशरी वाले कॉन्सेप्ट को हमारी इंडियन स्टाइल में यहाँ पे अप्लाई कर दिया, प्लस मिक्स है उसमें ब्रिटिश वाला फ्लेवर। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे बताया गया कि हमारे यहाँ सबसे ऊपर देखो तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, एंड हाई कोर्ट के नीचे और भी बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं। अब कितने हाई कोर्ट हैं? ये जो संख्या है, ये संख्या हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये आप आज से 1 साल बाद देखोगे, 2 साल बाद देखोगे, तो ये संख्या में ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल जो आपको समझना है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं वो। तो एक तरीके से हायरार्की बनी है दैट ये सबसे ऊपर, फिर ये उसके नीचे, एंड देन ये सबसे नीचे। ठीक है, तो ऐसी एक हायरार्की बनी है, और इस हायरार्की को हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे कि सिविल केसेस में हायरार्की कैसी है,
क्रिमिनल कोर्ट्स में हायरार्की कैसी है, इन्हें हम कमिंग वीडियोस में आप ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन आर्टिकल 129 क्या कहता है? Article 129 of the Constitution of India makes a Supreme Court a court of record and confers all the power of such a court, including the power to punish for its contempt as well as for its subordinate court. देखो, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सारी चीज़ें वहाँ पे एक रिकॉर्ड के वे में रहती है, जितने भी जजमेंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें लिखित वे में रहती है। साथ ही साथ हम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कल आना है भैया, तो कल आना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट मतलब आपके ऊपर अवमान, मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो, इसका आपके ऊपर मुकदमा, इसके तहत आपको सजा दी जा सकती है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो सबऑर्डिनेट कोर्ट और हायर कोर्ट्स को भी मानना पड़ता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम इसलिए कहते हैं कि सरकार को भी बात माननी पड़ती है, सरकार ने नहीं मानी तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट के चार्जेस लगा दिए जाएंगे, ठीक है। लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ती है। इवन जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ती है। और लोअर कोर्ट जब भी अपना जजमेंट देते हैं तो वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कंसिडर करके देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा कोई प्रीवियस जजमेंट दिया है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज वेरी पावरफुल कोर्ट। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। Then Article 141 of the Constitution of India provides that law declared by Supreme Court is binding on all courts. फिर आर्टिकल 141 क्या बोलता है? आर्टिकल 141 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया कि इट इज अ लॉ, ऐसा काम करना है तो सारे कोर्ट्स फॉलो करेंगे। मतलब इनका जो जुडिशरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर कोर्ट के हाथ में होता है, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बता दिया वैसे काम होगा। मान लो अगर कोई रेप का केस है, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट देके कहा कि इस इंसान को फांसी की सजा दी जाए, और वैसे ही कोई केस हाई कोर्ट के पास में आया तो हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट देखेगा कि देखो 1 साल पहले ऐसा केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है तो मुझे भी वैसा ही देना है। मतलब फैक्ट्स वगैरह तो देखने ही हैं अब, लेकिन अगर अब सारी चीजें मिल रही है तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को कंसीडर करना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो मानना ही होता है लोअर कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे होगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर उस हिसाब से वैसे काम करेगा। क्लियर है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई है। Now, as India has a written constitution, courts have an additional function of safeguarding the supremacy of the constitution by interpreting and applying its provision and limiting the functions of all authorities within the constitutional framework. अब भारत में हम क्या देखते हैं? भारत में हम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। इंडिया में क्या है? इंडिया में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो कोर्ट्स के काम ज्यादा बढ़ गए। कोर्ट के काम ज्यादा कैसे बढ़ गए? कोर्ट क्या करता है? कोर्ट इस संविधान को इंटरप्रेट करता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो किसी के बस की बात नहीं होती, वो कोर्ट्स इंटरप्रेट करता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर का ये कहना था, ठीक है। आर्टिकल्स हैं जो कई आर्टिकल्स बहुत वेग भी हैं, मतलब उनमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो कोर्ट उनको इंटरप्रेट करता है कि नहीं, इस आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स की ये इच्छा थी तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाए, इसको इस तरीके से लिया जाए, ठीक है। तो संविधान को इंटरप्रेट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो कोर्ट्स का ये काम भी है कि लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना। जो हमें राइट्स मिले, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिटिंग द फंक्शन ऑफ ऑल द अथॉरिटीज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्या है कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनकी पावर को लिमिट करना। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज है उसके प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आया है, सेम का सेम यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है, ठीक है। सो यही मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको देख के आओ। वो इसीलिए बोला है क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बताया कि कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आई। सो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि कोर्ट क्या करता है? लिमिट करता है। किसको लिमिट करता है? जो अदर ऑर्गन्स हैं उनकी पावर को। मतलब हमारे संविधान में क्या है, अब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ये होगा कि पार्लियामेंट की पावर इतनी है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की पावर डिफाइन होगी कि पार्लियामेंट को कैसे काम करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार एग्जीक्यूटिव की पावर डिफाइन होगी कि इनको कैसे काम करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की पावर डिफाइन है कि इनको कैसे काम करना है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उन सब की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि उनको कैसे काम करना है। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि पार्लियामेंट जो संविधान में लिखा है उसके बाहर जाके काम कर रही है, तो ये जुडिशरी फटकार लगाती है कि जब संविधान में लिखा है कि आपको सिर्फ इस बाउंड्री के तहत काम करना है, तो आप अपनी बाउंड्री क्यों क्रॉस कर रहे हो? आप जो कानून बना रहे हो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे, उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। सो ये जुडिशरी का काम है। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने से क्या हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने से जुडिशरी का काम बढ़ गया है, क्योंकि जुडिशरी को ध्यान रखना पड़ता है कि जो अदर ऑर्गन्स हैं वो अदर ऑर्गन संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गई ये वाली बात। देन in a federation that is union of states, the judiciary has another meaningful assignment, legally known as original jurisdiction of Supreme Court of India in the Constitution of India, namely to decide controversies between the constituent states, inter se as well as the union and state। अब देखो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप प्रीवियस में जाए, थोड़ा सा हम लोग का प्रीवियस चैप्टर को हम थोड़ा सा रिवाइज करें, तो मैंने आपको बताया था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, मैंने आपको ये बताया था अपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जुरिस्डिक्शन बताए थे। अब वही है कि जो दिमाग पे जो धूल जमा है उस धूल को साफ करने की बारी है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना है और ध्यान करना है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि ऐसे केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ठीक है। अब अपीलिएट जुरिस्डिक्शन में ये होगा कि केस अपील के थ्रू, कि पहले हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो अपील के थ्रू जा रहा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होगा कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग रहे हैं कि क्या सरकार ऐसा काम कर ले, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि जो केसेस हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो केस हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, वो केस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी नहीं जा सकते। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली सुनता है, कोई दूसरा कोर्ट नहीं सुन सकता, उसे हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्लियर है? व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये आपको समझ में आ गया है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के और भी काम है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेंसी को मेंटेन करके रखना। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि लोगों की राइट्स मेंटेन रहे। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो अदर ऑर्गन्स है उन पे नज़र बना के रखना और उनकी पावर को लिमिट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनकी पावर डिफाइन की है वो ऑर्गन्स उसी अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। और अगर उस अकॉर्डिंग काम नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाएगा। तो इतना सब काम सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के और भी काम है, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक काम बताया गया है। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हम कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में और यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अपनी स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, तो डेफिनेटली वाली बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हो ही नहीं सकता कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। ऊपर बीजेपी की सरकार, नीचे कांग्रेस की सरकार, ये ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार, यहाँ बीजेपी की सरकार, ठीक है। सो इन लोगों ने क्या किया, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश और गुजरात का एक कॉन्फ्लिक्ट है। एग्जाम्पल स्टोरी बनाते हैं अपन, ठीक है, कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ से मध्य प्रदेश में जो रिवर नर्मदा है, वो नर्मदा का पानी मध्य प्रदेश वालों ने ज़्यादा रोक लिया और गुजरात को यहाँ पानी कम दिया, तो यहाँ पे किसानों की हालत थोड़ी ख़राब हो गई। तब इन दोनों के पास में कॉन्फ्लिक्ट है।
तो अब ये केस कहाँ जाएगा, गुजरात हाई कोर्ट के पास में जाएगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास में जाएगा, ये केस डायरेक्टली जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास में, दैट इज दिल्ली में, कोई भी हाई कोर्ट के पास में नहीं जाएगा। अब कई बार ये होता है कि केंद्र सरकार जो होती है, ठीक है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके बीच में और ये जो राज्य सरकार है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अब यहाँ पे केस कहाँ जाएगा, यहाँ पे केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास में जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के पास में जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी केस डायरेक्टली जाएगा केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हम लोग देखते हैं कि जब दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में क्या होगा, जब दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो केस कहां जाता है, तो केस डायरेक्टली जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो केस जाएगा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। दो या हो सकता है दो से ज्यादा, टू और मोर, हो सकता है 3-4 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, ठीक। फिर अगर जो डिस्प्यूट है वो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है, ठीक है, डिस्प्यूट जो है वो सेंटर मतलब दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो वो केस कहाँ जाएगा, वो केस भी डायरेक्टली जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये सारी चीजें क्या है, ये जो चीजें हैं दीज आर द पार्ट ऑफ, ये जो चीजें हैं दीज आर द पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ये केसेस जो होते हैं ये कहाँ नहीं जाते, ये केसेस हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, ये केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये वाली चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट का ये भी काम है कि वो ऐसे केसेस को निपटाए और ऐसे केसेस को सुलझाए। Now, a federal government is a legislative government, a characteristics of which is allocation of power between center and state. अब जब हम देखते हैं कि पावर्स डिवाइडेड हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मतलब इंडिया में जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, यहाँ पे पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, अब वो भी समझ ही लो यहाँ पे, ऑल्दो मैं आपको सब समझा चुका हूँ, लेकिन आप एक काम करो, अब सब चीजें आ ही रही है तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमारे संविधान का 7th शेड्यूल, ठीक है, 7th शेड्यूल में क्या दिया गया है, 7th शेड्यूल, जस्ट अ सेकेंड, 7th शेड्यूल, ठीक है, 7th शेड्यूल में दिया गया है, 7th शेड्यूल में बताया गया है, 7th शेड्यूल में दी गई है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, फिर क्या है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरा क्या है कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब शेड्यूल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। मुझे इतनी उम्मीद है कि अपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको चीजें ऑलरेडी समझ में जाएगी। अब हम क्या कहते हैं, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया क्या है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया एक फेडरल नेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन पावर जो है वो क्या की गई है, वो डिवाइड कर दी गई है, किसके बीच में, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड है। अब ये पावर कहाँ डिवाइड है, ये पावर के बारे में बताया गया है 7th शेड्यूल में बताया गया है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ पे क्या है, यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स दिए गए हैं उस पे कानून कौन बना सकता है, उस पे कानून सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट बना सकती है। लाइक नेशनल सिक्योरिटी जो रहेगा वो यूनियन लिस्ट का पार्ट रहेगा, कि यूनियन लिस्ट पे कौन काम कर सकता है, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जो यूनियन लिस्ट में जो चीजें मेंशन है ना उन पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है। फिर उसके बाद में स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स दिए गए हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ जो राज्य की सरकारें हैं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है अपने अपने हिसाब से, अपने स्टेट्स के हिसाब से,
ठीक है। सो स्टेट लिस्ट में जो भी आइटम्स दिए गए हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इस कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, इस कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती है और केंद्र सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती है। तो 7वें शेड्यूल में हमने देखा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे चीजें डिवाइडेड है। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज हमारी पार्लियामेंट कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो राज्य की जो पार्लियामेंट होती है दैट इज विधानसभा कानून बनाएगी। और यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, विधानसभा भी कानून बना सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि पावर डिवाइडेड है कि कौन कौन सी लिस्ट में जो जो आइटम्स दिए हैं वहां कौन कौन कानून बना सकता है। इतना क्लियर हो आपको? ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी मान लेते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट में कानून बना दिया तो क्या होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वापस रोल आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि जब संविधान में बताया है, जब संविधान में सारी चीजें मेंशन है कि स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती, फिर आपने कानून क्यों बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी कि ये स्टेट लिस्ट पे तो आपका कोई हस्तक्षेप ही नहीं होना चाहिए, स्टेट लिस्ट पे तो आपका कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे अगेन किसका रोल आता है, क्योंकि हमारी फेडरल कंट्री है तो फेडरल कंट्री में हमें क्या मेंटेन करके रखना पड़ता है, स्टेट और सेंटर के बीच में अच्छी दोस्ती होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों के बीच में अच्छा हैंडशेक होना चाहिए। ठीक है। सो इस दोस्ती को मेंटेन करना है, तो कभी दोस्ती में आपने देखा होगा खटपट भी हो जाती है, थोड़ी सी कड़वाहट भी आ जाती है, तो यहाँ पे मीडिएटर का रोल होता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जो पावर डिसाइडेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर डिसाइड की है कि केंद्र सरकार की क्या है, राज्य सरकार की क्या है, वो उस हिसाब से ही काम करे। और अगर कोई किसी की पावर में इंक्रोच करेगा तो यहाँ पे एंट्री किसकी होगी, यहाँ पे एंट्री होगी सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होगी। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई है यहाँ पे। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, देन अगेन वी विल मूव टू आवर स्लाइड्स। ठीक। सो यहाँ पे आपको ये चीज भी समझ में आ गई है कि यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है तो पावर डिवाइडेड होती है और इस पावर का कोई मिसयूज नहीं हो वो भी सुप्रीम कोर्ट हमेशा ध्यान रखता है। क्लियर है? ये भी आपको समझ में आ गया। An arbiter is therefore required to examine laws to see whether they fall within the allocative legislative domain of enacting legislature, and this function is usually left to the judiciary. ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वही कि एक आर्बिट्रेटर होना जरूरी है कि कौन सी लिस्ट में कौन कानून बना रहा है, इस पे भी तो नजर बना के रखना है। और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर है, इन्होंने ये काम जुडिशरी के ऊपर सौंप दिया है कि जुडिशरी जाने कि कौन किस लिस्ट पे कानून बना सकता है, मतलब कौन किस लिस्ट पे कानून बना सकता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने बता दिया है। लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के उसमें ज्यादा घुस रही है। ठीक है। इन कनेक्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया often invoke the following principle of interpretation of law, that is doctrine of pith and substance, doctrine of severability and doctrine of colorable legislation. अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि जो यूनियन पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है वो विधानसभा की उसमें तो नहीं जा रही, विधानसभा को जिस पे कानून बनाना है उस लिस्ट में तो नहीं जा रही, तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग डॉक्ट्रिन लगाता है, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग तरीके से चेक करता है। वही नाम यहाँ पे बताया गया है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ्स एंड सब्सटेंसेस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सब क्या है, ये अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट टेस्ट करता है कि जो पार्लियामेंट को जिस चीज पे कानून बनाना है वो कानून बना रहा है या नहीं बना रहा। तो जब मान लो कोई ऐसा केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास में जिसमें कि मान लो ऐसा लिखा है कि ये तो स्टेट लिस्ट में था फिर भी पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग तरीके से उसको चेक करता है, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स लगा के उसको चेक किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके इन डॉक्ट्रिन्स को समझेंगे। और ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं, ये डॉक्ट्रिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से ये वाली जो डॉक्ट्रिन्स हैं ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी डॉक्ट्रिन है यहाँ पे, सबसे पहले है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट relates to a matter with the competence of the legislature which enacted it. अब डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ
पिथ एंड सब्सटेंस क्या बोल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस बोल रहा है कि जो ट्रू ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्ट था, द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट, जो ट्रू ऑब्जेक्ट जो ट्रू ऑब्जेक्ट था लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट का, वो ये देखते हैं कि क्या उसकी कॉम्पिटेंस थी या नहीं थी। मतलब कि पार्लियामेंट ने इस चीज पे कानून तो बना दिया, क्या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस चीज पे कानून बनाने के लिए, या फिर पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, फिर जब पार्लियामेंट ने कानून बनाया है तो उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको भी देखा जाता है। हो सकता है कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो ही नहीं, विधानसभा हो उस चीज पे कानून बनाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो पिथ एंड सब्सटेंस में देखा जाता है कि क्या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या फिर नहीं है। ठीक, in order to ascertain the true character of legislation, one must have regard to the enactment as a whole, to its object and the scope and its effect of the provision. अब यहाँ पे यह है कि अगर आपको पूरा मकसद जानना है, अगर आपको जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसका पूरा मकसद जानना है, तो आपके पास में पूरा कानून होना चाहिए, कानून के पूरे प्रोविजन होने चाहिए, वो कानून कहाँ क्या इफेक्ट करने वाला है वो पता होना चाहिए, उस कानून का मकसद क्या था, उस कानून का ऑब्जेक्टिव क्या था वो पता होना चाहिए। तब जाके सुप्रीम कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएगा कि हमारी पार्लियामेंट का मकसद क्या था उस कानून को बनाने में, हमारी पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसके इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है, राज्य सरकार की कौन कौन सी पावर ले ली जा रही है। ठीक है, तो मतलब ऐसा करके पूरा इफेक्ट क्या क्या उसका मकसद है, ये सारी चीजें देखी जाती है और ये चेक किया जाता है कि जिसने ये कानून बनाया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं है। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। फिर क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी। ठीक है, separates repugnant provisions of the statute or law from others that are constitutional। ठीक है, separates, ठीक है, यहाँ पे क्या है, separates करने की बात की गई, separate करने की बात की गई। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में होता है या जब भी कोई कानून पार्लियामेंट बना देती है तो वो कानून बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे पेजेस में होता है और बहुत सारी चीजें उस कानून में लिखी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब भी मान लो ये कानून सुप्रीम कोर्ट के पास में आया चैलेंज होने के लिए, मान लो किसी ने केस कर दिया कि ये कानून से मेरी राइट इफेक्ट हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट पूरे कानून को देखता है। फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पूरा कानून तो सही है यार, लेकिन पार्लियामेंट ने ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाला प्रोविजन अगर नहीं हो तो पूरा कानून सही है, बस ये वाला प्रोविजन गलत है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस वाले प्रोविजन को सेपरेट कर दिया जाता है, इस वाले प्रोविजन को बाहर निकाल दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि हम पूरे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे, पूरा कानून सही है लेकिन ये वाला प्रोविजन और ये वाले प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे, बाकी पूरा कानून लागू होगा, सिर्फ ये दो प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इन दो प्रोविजन को इस पूरे कानून से सेपरेट कर दिया, पूरे कानून से निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। सो इस डॉक्ट्रिन में क्या है, इस डॉक्ट्रिन में ये कि जो प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहे हैं बस उन प्रोविजन को हटा दिया जाता है, उन प्रोविजन को सेपरेट कर दिया जाता है, बाकी पूरा का पूरा कानून वैसे ही होगा। ठीक, the violating part of any provision of statute is declared unconstitutional and void to the extent of such inconsistency, but the remainder remains enforceable and valid। वही वाली बात बताई गई है कि जो वॉयलेटिंग पार्ट होगा, ठीक है, इतने बड़े कानून में जो वॉयलेटिंग पार्ट होगा, मान लो बहुत सारी चीजें हैं और मान लो ये वाला पार्ट सिर्फ वॉयलेटिंग है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट वॉयलेटिंग है, तो इस पार्ट को हटा दिया जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली चीज बताई गई है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या होता है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या बोल रहा है, प्रिवेंट लेजिस्लेचर टू मेक कानून दैट दे वुड अदरवाइज नॉट बी एबल टू क्रिएट गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट। The whole doctrine of colorable legislation is based upon the maxim that you cannot do indirectly what you cannot do directly। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, कलरेबल लेजिस्लेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना।
अक्सर क्या होता है, सरकार जो होती है वो चालाक होती है। चालाक इन द सेंस, सरकार क्या करती है, मैंने आपको बताया कि जब भी कानून बनता है, तो जब भी बिल वगैरह लेके आते हैं, जब भी कानून बनता है, तो बहुत सारे पेजेस होते हैं उसमें, 50-60 बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस भी होते हैं, कई बार छोटा कानून भी होता है, कई बार बड़ा कानून भी होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट कानून बना रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी चालाकी करती है, अब गवर्नमेंट को पता है कि ऐसे 15-20 पेज होने वाले हैं, ठीक है, ऐसे ये 15-20 पन्नों का ये कानून बनाने वाले हैं वो। तो गवर्नमेंट सारी चीजें लॉ के हिसाब से करती है कि ठीक है, ये वाला प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशनल, ये वाला प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल 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 कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन सरकार क्या करती है, कुछ बीच में इतने पूरे कानून में कुछ एक आध लाइन ऐसे फंसा देती है जो कि सरकार का इनडायरेक्टली मंशा हो, इनडायरेक्टली जो कि सरकार करना चाह रही हो। मान लो कि गवर्नमेंट पूरा कानून एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बना रही है, लेकिन उसमें बीच में एक आध लाइन ऐसी लिख देगी वो जो कि सही नहीं हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हम बोलते हैं ना कि मतलब आपने वो देखा होगा कि जब बहुत सारे पेपर साइन करवाने होते हैं सीरियल्स में, तो क्या होता है, बीच में एक वो पेपर फंसा देते हैं कि उस पर भी कोई गलती से साइन कर दे, है ना। ऐसा सीरियल्स वगैरह में आपने ये स्टोरी देखी जी होगी, हो ही नहीं सकता कि 10 पेपर रखते हैं और ऊपर काम के पेपर रख देते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा पेपर फंसाते हैं, उस पेपर में हम क्या करते हैं, उस पेपर में भी सिग्नेचर ले लिया जाता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, जब कानून बना रही होती है तो एक आध प्रोविजन कुछ ऐसा डालेगी गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट कहीं से कुछ पावर छीनना चाह रही हो, ऐसा कुछ यहाँ पे सरकार करेगी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में बताया है, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे वही वाली बात बताई है कि आप इनडायरेक्टली भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो जो कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। वही वाली बात है कि अगर आप सामने से आप उस इंसान को बोलो कि भाई इस पेपर पे साइन कर दे, वो पढ़ लेगा कि नहीं नहीं भैया इसमें तो मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा ये, तो वो उस पर साइन थोड़ी ना करेगा। तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्टली 10 पेपर के बीच में एक पेपर फंसवा के वो साइन करवा रहा है। तो इनडायरेक्टली भी नहीं करना चाहिए था ना, अगर आप ये डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो आप इसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे जब कानून सरकार बनाती है, जब कानून यहाँ पे बनते हैं, तो अगर आप कोई डायरेक्टली कोई कानून नहीं बना पा रहे हो तो आप किसी उस लॉ के बीच में आप कोई ऐसा प्रोविजन कुछ ऐसा लिख के नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप इनडायरेक्टली भी आप उस कानून को नहीं बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंटली सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा। मैंने भी कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं आया हो तो यहाँ से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। While the power of parliament to legislate is supreme, at the same time the judiciary has made the watchdog of Indian democracy, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो सुप्रीम है कानून बनाने के मामले में। दिखती सी बात है, जो जुडिशरी वो कानून बनाने के लिए थोड़ी ना है, कानून बनाना हो तो पार्लियामेंट की पावर सुप्रीम है, अनलिमिटेड है, पार्लियामेंट की पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी एक तरीके से वॉच डॉग है इंडियन डेमोक्रेसी की। जुडिशरी नजर बनाए रखी हुई है कि पार्लियामेंट अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है, कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही, सीबीआई अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो जुडिशरी है इट इज अ वॉच डॉग, वो हमारी डेमोक्रेसी को, वो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। The role of judiciary has been ever changing and has evolved on the basis of the Constitution of India and the socio-economic needs of the country. जो जुडिशरी का रोल है वो भी मतलब जुडिशरी का रोल है वो तो यथावत वैसा का वैसा है ही, कि जुडिशरी का काम है कि वॉचडॉग है वो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी चीजें हो, लेकिन जो जुडिशरी का रोल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा और हमेशा रहेगा। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। Now the phrase basic structure was introduced for the first time in the Golaknath case, that is Golaknath versus State of Punjab, but it was only in 1973 that this phrase was used by the Supreme Court, and it includes those features of the Constitution which lay its
requiring much more than usual procedure to change them. अब देखो बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज आती है बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, चाहे आप क्लैट का एग्जाम दे दो, चाहे आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम दे दो, या कोई भी एग्जाम दे दो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवानंदा भारती केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप नोट करके रख लो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, ये क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता ही है, कहीं ना कहीं घूम फिर के बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है, समझ में आ गया? अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये आपके लिए भी नया नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बट फिर भी हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि जो बच्चे भूल गए हैं वो भी अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा। अब देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिकली अगर हम लोग ओरिजिनेशन देखें तो वो ओरिजिनेशन हुआ था केशवानंदा भारती केस से। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली हम केशवानंदा भारती केस से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका हल्का सा, जिसे हम बोलते हैं ना एकदम हल्का सा यूज कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की एकदम नींव रख दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली, जब हम बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओपनली डिफाइन किया था केशवानंदा भारती केस में। ठीक है, सो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसकी नींव गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में रख दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओपनली, जो इसका प्रचार हुआ है, जो बाद में हुआ है, वो केशवानंदा भारती केस से हुआ है। ये भी आपको क्लियर हुआ? ठीक है, सो केशवानंदा भारती केस ये 1973 का केस है। ठीक है, जो केशवानंदा भारती केस है इट इज अ केस ऑफ 1973। ठीक, अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखो यहां पे ये है कि पार्लियामेंट संविधान में बदलाव कर सकती है। मैंने आपको ये बताया जो हमारा संविधान है उसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो संविधान में बदलाव कर सकती है बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान में बदलाव क्यों करना होता है? संविधान में बदलाव इसलिए करना होता है कि संविधान बहुत पहले बना था, आज की सोसाइटी के हिसाब से उसमें थोड़े से चेंजेस करना आवश्यक है। हम संविधान नहीं बदल रहे हैं, लेकिन संविधान के कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कि हमें आज के टाइम में बदलना आवश्यक है। अब वो संविधान में बदलाव कौन करेगा? वो बदलाव करेगी पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट संविधान में बदलाव करेगी तो पार्लियामेंट को यह ध्यान रखना है बदलाव करते समय कि वो बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई आंच ना आने दे। ठीक है, वो क्या करे, वो बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई आंच ना आने दे। तो यहां पे अब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट से आपको थोड़ी सी चीजें यहां पे क्लियर होगी। ठीक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है, जिसे कि हम अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज वगैरह लेके आना है, सो ये कौन लेके आएगा? ये आएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये चेंज लेके आ सकती है। पार्लियामेंट ये चेंज कैसे लेके आएगी? पार्लियामेंट ये चेंज लेके आएगी बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के द्वारा चेंज लाए जा सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट के द्वारा चेंज लाए जा सकते हैं। ठीक, यहां पे हमने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज लेके आना है तो वो पार्लियामेंट लेके आएगी बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। ठीक, अब ये कौन से आर्टिकल में दिया है? ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 368 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। आर्टिकल 368 सेज दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ? अब अगर पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो संविधान में बदलाव करे, तो क्या पार्लियामेंट कुछ भी बदलाव कर सकती है? ये सवाल आता है कि हमने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर थे, उन्होंने आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को पावर दे दी है कि वो संविधान में बदलाव कर सकती है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है? जब आपने पार्लियामेंट को पावर दे ही दिया कि वो बदलाव कर सकती है, तो वो क्या कुछ भी बदल सकती है? ठीक है, यहाँ पे हमें दूसरा साइड देखना है। दूसरा साइड ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। एक तरीके से कहो तो सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की रक्षक है।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ हमारे संविधान का रक्षक है और दूसरी तरफ अगर उस संविधान में बदलाव लाना है तो वो पावर उन्होंने पार्लियामेंट को दे दी। तो ऐसा क्यों किया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने? ऐसा इसलिए किया ताकि ये लोग जो बदलाव कर रहे हैं ये बदलाव सही है या नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है। सो बदलाव करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव करना है तो उसकी पावर पार्लियामेंट के पास में है और वो बदलाव सही हुआ है या गलत हुआ है उसकी पावर देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से क्या हुआ है, एक तरीके से यहाँ पे बैलेंस हुई है चीजें। ठीक है, कुछ पावर पार्लियामेंट के पास में, कुछ पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, पार्लियामेंट में यूजली किसकी मेजॉरिटी रहती है? पार्लियामेंट में यूजली सरकार की मेजॉरिटी रहती है। जिस सरकार के लोग ज्यादा होते हैं, जिस सरकार के एमपी ज्यादा होते हैं, मतलब सरकार के टुवर्ड्स टिल्टेड होती है पार्लियामेंट एक तरीके से, अगर हम कहें तो। ठीक। अब अगर मान लो आप एक ऐसा सिनेरियो मानो कि किसी सरकार के पास में बहुत 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 ज्यादा मेजॉरिटी आ जाए, किसी सरकार के पास में बहुत ज्यादा मेजॉरिटी आ गई, तो वो सरकार तो फिर कुछ भी चाहे वो चेंज कर सकती है, संविधान में कुछ भी चेंज कर सकती है फिर तो वो सरकार, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर को ये पता था कि अगर किसी सरकार के पास में ज्यादा पावर आ गई तो वो हमारे संविधान को नष्ट कर सकती है। ठीक है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये कोट है लॉर्ड एक्शन का। ठीक। अब ये भूल जाओ कि लॉर्ड एक्शन कौन है, ये वो सब भूल जाओ, लेकिन कोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, मतलब जो पावर है वो इंसान को करप्ट कर देती है, जो पावर है वो इंसान को सेल्फ इंटरेस्ट में सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि मैं मेरे घर बार को देखूं, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करूं ताकि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। ठीक है। तो एक पावर का एक नशा होता है, इंसान उस पावर में करप्ट होते जाता है। और अगर किसी के पास में एब्सोल्यूट पावर, मतलब बहुत ज्यादा पावर आ गई और एकदम एब्सोल्यूट पावर है, उस पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो इंसान ज्यादा करप्ट होगा, क्योंकि उसको पता है मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो वैसे ही अगर कोई सरकार आ जाती है जिसके पास में बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है तो डेफिनेटली वो करप्ट होगी। वो सरकार चाहेगी कि हम संविधान में कुछ ऐसा बदलाव करें जो कि हमारे फायदे में हो, जिससे कि हम बार बार हम ही चुनाव जीतते रहे, जिससे कि हम पूरे देश में दंगे वगैरह कर दें। ठीक है। वो सरकार ऐसा कुछ चाहेगी। तो यहां पे इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस आउट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया। अब क्या हुआ था, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे संविधान में मेंशन है? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझो। ठीक, ये आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन ये आपको समझना जरूरी है, तभी आपको वो चीजें समझ में आएगी। थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेट होके बैठो और थोड़ा पानी वानी पियो और फिर यहां से जरा समझो। क्या बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में दिया है? जैसे कि हमारे संविधान में दिया है कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, तो क्या वैसे ही ये जो शब्द हैं बेसिक स्ट्रक्चर, क्या ये हमारे संविधान में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर होगा नो। बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आया है? बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली जुडिशियल इन्वेंशन है। ठीक है, ये जुडिशरी ने अपने आप इवॉल्व किया है। मैंने आपको क्या बताया था कि जुडिशरी का एक काम क्या है? जुडिशरी का एक काम है टू इंटरप्रेट द लॉज। जुडिशरी का एक काम है कि संविधान को इंटरप्रेट करे, क्योंकि उसमें एक लीगल लैंग्वेज लिखी गई है और वो सबके समझने की बस की बात नहीं है, जिसमें सरकार तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगी। ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जुडिशरी का क्या काम है कि संविधान को वो इंटरप्रेट करे, लॉज को वो इंटरप्रेट करे, कानून को वो इंटरप्रेट करे। तो जब जुडिशरी कानून को इंटरप्रेट करती है तब जुडिशरी ने बोला कि संविधान मेकर जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर थे, उन्होंने स्पेशल अटेंशन दिया जुडिशरी पे, उन्होंने स्पेशल ट्रस्ट दिया जुडिशरी पे, उन्होंने जुडिशरी पे बहुत ज्यादा विश्वास किया है। तो हमारे संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। हम ये देखेंगे कि जब भी पार्लियामेंट अगर कोई बदलाव करेगी, जब भी पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करेगी, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारी जुडिशरी ने बोला जब वो इंटरप्रेट कर रही थी लॉज को। ठीक है, ये किसने बोला? ये हमारी पार्लियामेंट ने बोला। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? तो यहां पे अब मैंने आपको क्या बोला है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या वो हमारे संविधान में दिया गया है? बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में दिया है क्या? नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर
बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नो, इट इज नॉट गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नो इट इज नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, नो इट इज नॉट गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। क्लियर है? इट इज अ जुडिशियल इन्वेंशन। ये क्या है? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये जुडिशरी ने अपने आप इवॉल्व किया है। इट इज जुडिशियल इन्वेंशन। ये क्या है? ये जुडिशियल इन्वेंशन है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये जुडिशरी ने खुद इवॉल्व किया है। क्लियर? कब इवॉल्व किया है? इसको इवॉल्व किया है 1973, दैट इज केशवानंदा भारती केस में। ठीक है, केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बेसिक स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? ये यहां पे एक नया सवाल आएगा। सो यहां पे अभी हमने क्या देखा था? यहां पे अभी हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, जो कि आर्टिकल 368 में है। अब बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए पड़ी कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड ना कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में यह होगा कि हमारे संविधान में इक्वालिटी की बात की गई है, तो पार्लियामेंट कुछ ऐसा ना करे कि जिससे कि लोगों में इक्वालिटी नहीं रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी रिलीजन की बात की गई है, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करने की बात की गई है। तो कल को कोई ऐसी सरकार आ गई जो कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट करती है तो वो सही नहीं होगा। तो पार्लियामेंट इस चीज में बदलाव नहीं कर सकती है। और मान लो कल को पार्लियामेंट लेके आ गई कि फॉर एग्जांपल ये जो XYZ रिलीजन है, ये XYZ रिलीजन आज से इंडिया का रिलीजन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये संविधान का एकदम बेसिक ढांचा है, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है? जो संविधान की जो बेसिक फिलॉसफी है, आप उस बेसिक फिलॉसफी में बदलाव नहीं कर सकते हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि आप इंडिया का कोई रिलीजन नहीं रख सकते, क्योंकि ये बेसिक फिलॉसफी है कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं, इंडिया सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, तो आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। और आपने जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? सो बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये जो पार्लियामेंट का जो ये अमेंडमेंट की पावर है इसको कर्टेल करने के लिए, ठीक है, इसको कर्टेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर्टेल करने के लिए एक डॉक्ट्रिन निकाली। उस डॉक्ट्रिन को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पे थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा डिटेल में और जाते, पक्का ये लास्ट से आप घबराने की बात नहीं है। आप सोचोगे कि सर इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं, तब आपको चीजें और क्लियर होगी। देखो बेसिकली हुआ ऐसा था कि इनिशियल फेज में देखो जब पहली बार चुनाव हुए थे तो सब दूर कांग्रेस ही कांग्रेस की, सब दूर कांग्रेस ही कांग्रेस थी, सारी जगह कांग्रेस, चाहे स्टेट्स में देखो चाहे सेंटर में देखो। अब पूर्ण बहुमत चल रहा था, ठीक है, कांग्रेस ही कांग्रेस, कांग्रेस ही कांग्रेस। आप इनिशियल एज में अगर आप देखते हो तो सब दूर कांग्रेस का ही तो राज्य था, मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का राज्य था, ठीक है। तो जब आपको पता है कि सारी जगह एक पॉलिटिकल पार्टी का राज है, लोकसभा में भी कांग्रेस, राज्यसभा में भी कांग्रेस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कांग्रेस, सारी जगह कांग्रेस ही कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस तो फिर संविधान में कुछ भी कर सकती है। वो कांग्रेस तो संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकती है, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास में सारी सत्ता थी। तो इनिशियल फेज में हम क्या देखते हैं, जब भारत को आजादी मिली थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हो गया था, तो सरकार और जुडिशरी के बीच में हमेशा टसल चलती रही है, ठीक है। सरकार बोलती थी कि नहीं भैया हमारे पास बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है, हम संविधान में कुछ भी बदलाव करेंगे, और जुडिशरी बेचारी डरी सहमी सी, क्योंकि उनको पता है कि सरकार के पास में वाकई में मेजॉरिटी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी बेचारी हमेशा डरी सहमी सी रहती थी, और ये जो पार्लियामेंट था, ये पार्लियामेंट हमेशा कुछ भी ना कुछ बदलाव करता रहता था। कई बार वो बदलाव इस हद तक हुए हैं कि वो जो हमारे संविधान का जो बेसिक ढांचा है, जो हमारे संविधान की जो बेसिक फिलॉसफी थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पेपर की जो बेसिक फिलॉसफी थी, उस पे भी बात आ गई है, उसमें भी बदलाव करने की बात आ गई है। तो जुडिशरी को ये चीज सहन नहीं हुई कि भैया अब तो देखो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। तो जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने केशवानंदा भारती केस में बोला कि आप संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक डॉक्ट्रिन है, आप बेसिक
स्ट्रक्चर पे बात नहीं आनी चाहिए, हमारे संविधान की जो बेसिक फिलॉसफी है उस पे बात नहीं आनी चाहिए। अगर आपने इसमें बदलाव किया तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। तो यहां से क्या हुआ, केशवानंदा भारती केस के बाद से हुआ कि जुडिशरी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम ज्यादा मजबूत है। एक कंपटीशन होता है ना, मतलब दो लोग हैं, पार्लियामेंट बोल रही कि मैं ज्यादा पावरफुल और जुडिशरी बेचारे डरी सहमी सी, तो जुडिशरी ने सोचा कि हम कब तक ऐसे डरे सहमे से रहेंगे। तो केशवानंदा भारती केस के बाद में जुडिशरी भी बढ़ चढ़ के आ गया है कि देखो भैया तुम अपनी औकात में रहो, आप अपनी हद में रहो। ठीक है, जुडिशरी का कहना था कि पार्लियामेंट अब आप अपनी हद में रहो, आप संविधान में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने हमें इस संविधान का गार्जियन बनाया है। आप संविधान में हर कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, हमें इस संविधान को प्रोटेक्ट करके रखना है। आप बिल्कुल संविधान में बदलाव करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन अगर आपने संविधान की बेसिक फिलॉसफी में बदलाव कर दिया तो वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। और यहां से फिर जुडिशरी ने दी थी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये जुडिशियल इन्वेंशन है। क्लियर है, समझ में आ गया कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आखिर कहां से आई, ये आपको यहां पे समझ में आ गया है, ये वाली चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है। ठीक है, तो फिर यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे लिखा गया है, इट वॉज हेल्ड इन द हिस्टोरिक केशवानंदा भारती केस दैट एनी अमेंडमेंट which aims at abrogating the basic structure of the constitution would be unconstitutional। वही वाली चीज जो बताई गई है कि केशवानंदा भारती केस में बताया कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट किया जो कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि बेसिक फिलॉसफी पे आ जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। क्लियर है, समझ में आ गया ये आपको। Hence, every proposed amendment is subject to judicial scrutiny if it is aimed at abrogating the basic structure of the Constitution। फिर यहाँ पे बताया गया कि कोई भी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आता है तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी पे रहता है, मतलब जुडिशरी उस पर ध्यान रखती है, जुडिशरी उस पर नजर रखती है कि कहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर पे तो कहीं कोई आंच तो नहीं आ रही। अब हम यहां पे देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है। अभी तक आपको कि सर बेसिक स्ट्रक्चर को क्या डिफाइन, बेसिक स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती है। तो एक चीज और अभी यहां पे समझ लो, बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया बस इतनी चीजें, बेसिक स्ट्रक्चर में बार बार सुप्रीम कोर्ट चीजें ऐड करती रहती है। मान लो आज सुप्रीम कोर्ट को कोई सी चीज लगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने अगले जजमेंट में बोल देगी कि इक्वालिटी वाला भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर एकदम फिक्स्ड है, बेसिक स्ट्रक्चर में बार बार सुप्रीम कोर्ट चीजें ऐड करती रहती हैं कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो इसमें है द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट कुछ ऐसा नहीं कर सकती है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे, जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में हमेशा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, इन द सेंस हमारे यहाँ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी, मिलिट्री रूल नहीं होगा। अगर कल को मान लो कोई ऐसी सरकार आ गई जो कि बदलाव कर रही है कि अब हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे और जो ये सरकार है आने वाले 20 साल तक यही रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया में हमेशा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, जो हेड होता है कंट्री का, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। अब हमारी कंट्री के हेड है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये मैंने आपको कॉम्पिटिटिव के लिए बताया। अब प्रेसिडेंट क्यों है, क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो बार बार मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से आप पुराने लीगल स्टडीज के वीडियो देखिए, आपको चीजें क्लियर होगी। जब मैंने आपको प्रीएम्बल पढ़ाया है, ध्यान करो, जब मैंने आपको प्रीएम्बल पढ़ाया है तब मैंने आपको रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का डिफरेंस बताया है। ठीक, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो सेक्युलर कैरेक्टर है कि सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है, हर इंसान अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। मान लो कल को कोई सरकार आ जाए और वो बोले कि ये रिलीजन ही बस है, बाकी दूसरे रिलीजन नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, जो पावर है वो सेपरेट रहेगा, तीनों ये जो बॉडी है इनमें सेपरेट होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कल को कि पार्लियामेंट ही जुडिशरी बन जाएगी। ठीक,
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड द प्राइमरी द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये इन सब के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा फेडरल नेचर है कि सेंटर होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, ये यथावत रहेगा। कल को कोई ऐसी सरकार आ जाए जो कि स्टेट गवर्नमेंट से पूरी पावर ले ले, ये असंभव जैसी चीजें हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो हमने अभी तक क्या देखा है, एक बार बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट संविधान में बदलाव कर सकती है। आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है। सो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट बदलाव कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज इन दी अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको कि हम अमेंडमेंट कहेंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक, अब इस अमेंडमेंट पे चेक करना जरूरी है। इस पे क्या होगा, ये जो अमेंडमेंट हो रहा है, इस पे क्या होता है, चेक होना आवश्यक है, चेक होना आवश्यक है। ये चेक कौन कर रहा है, ये चेक कर रही है सुप्रीम कोर्ट। ये चेक कौन कर रहा है, ये चेक कर रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कैसे चेक कर रही है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे, जो हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे कोई चेंज ना आए, ऐसा चेक होता है। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ये वाली चीज आप यहाँ पे समझ गए हैं। देन नेक्स्ट क्या बताया गया है, in addition the judiciary has also the power of judicial review. It implies that every piece of legislation passed by the parliament is subject to judicial scrutiny by the Supreme Court of India. No specific provision exists for this arrangement. However, the power and extent of judicial review has been clarified through judicial pronouncement. अब यहाँ पे यह है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है जुडिशरी के पास। जुडिशियल रिव्यू इन द सेंस कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना रही है, वही वाली बात है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बना रही है तो ये लॉ पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा चेक करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का क्या है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट में बताया गया है। ठीक, इवन सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट का भी रिव्यू कर सकती है। फॉर एग्जांपल आज कोई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ठीक है, अब लेकिन आज से 2-3 साल बाद वैसे ही कुछ मिलता जुलता केस आया और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, वो 2 साल पहले जो जजमेंट दिया था वो इतना सही नहीं था, तो जुडिशरी अपने डिसीजन को भी पलट सकती है। सो जुडिशरी कैन इवन चेंज इट्स ओन डिसीजन, जुडिशरी कैन इवन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। The Supreme Court of India thus has power to strike down any piece of legislation aimed at amending the Indian constitutions on 2 grounds. यहाँ पे क्या है कि जो जुडिशरी है वो कुछ भी चीज को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है अगर उन्हें लग रहा है कि ये चीजें सही नहीं है। पहला उन्होंने जो 2 ग्राउंड्स बताए हैं कि इन 2 ग्राउंड्स पे जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशरी कोई भी कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। वो 2 ग्राउंड कौन कौन से, एक बार उनको देखते हैं। फर्स्टली, इफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट फॉलोड, एंड सेकेंडली, इफ अमेंडिंग द एक्ट सीक्स टू वॉयलेट मोर और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फीचर। उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है आर्टिकल 368 के तहत। अब प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर में देखो बेसिकली होता है कि जब भी संविधान में पार्लियामेंट कोई भी बदलाव करती है तो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है, ठीक है, अच्छे से डिबेट डिस्कशन होना पड़ता है। कोई ऐसा थोड़ी ना क्या सरकार का मन हुआ है कि संविधान में बदलाव करना और रातों रात बदलाव हो गया, नहीं हुआ ना। पहले वो बिल टेबल किया जाएगा, उस पर डिबेट होगी, फिर उस पर वोटिंग होगी, फिर स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, फिर वो बिल राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी, राज्यसभा में डिबेट होगी, फिर वहां स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, फिर वो प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, प्रेसिडेंट उसे एसेंट देंगे, फिर वो लागू होगा।
तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। अगर ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, बिल बहुत हड़बड़ी में हो गया है पास और ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, तो वो पहला पॉइंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि हम इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे कि ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। और मान लो आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लिया है, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर पे बात आ रही है, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे बात आ रही है, तो वो दूसरा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की आप छेड़ ना ले। ठीक है। In India, in addition to the above, judiciary is also significant function of protecting and enforcing the fundamental rights of the people guaranteed to them by the Constitution. The Supreme Court keeps a watch on the functions of the other limbs of the state as to whether they are working in accordance with the Constitution and other laws made by the Parliament and state legislature. यहाँ पे क्या है कि साथ ही साथ जुडिशरी का और भी काम है। जुडिशरी की क्या काम है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे। हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स दी गई है, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दी गई है। वो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी सिटीजन की वॉलेट हो रही है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है कि सारे इंसान की फंडामेंटल राइट्स को वो लोग इंजॉय कर सके, किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट्स वॉलेट ना हो। साथ ही साथ क्या देखता है सुप्रीम कोर्ट, ये देखता है कि स्टेट लेजिस्लेचर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो स्टेट लिस्ट में मटेरियल है सिर्फ उसी पे कानून बनाए, या जो कॉन्करेंट लिस्ट में है स्टेट लेजिस्लेचर भी इधर उधर दूसरे ऑर्गन्स में ना जाए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में। The Supreme Court has a concurrent jurisdiction with the High Court to issue the directions, orders and writs for the enforcement of fundamental rights. That is Article 32 of the Constitution of India. These are in the nature of writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब अगर किसी इंसान की फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होती है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है ना। हमने क्या देखा है कि अगर किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रही है, ठीक है, अगर किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रही है तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और दूसरा ऑप्शन उसके पास में ये है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जाएगा? आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है अगर उसकी फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रही है तो ये सिटीजन के ऊपर है, जिसकी भी फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हुई है ये उसके ऊपर है। ही कैन ईदर गो टू द सुप्रीम कोर्ट और ही कैन गो टू द हाई कोर्ट, वो इंसान के ऊपर है। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट्स इशू करता है। दैट इज कौन कौन सी रिट्स इशू करते हैं वो लोग इशू करते हैं ये वाली रिट्स। ठीक है, ये वाली जितनी भी रिट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं। हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोररी एंड क्यू वारंटो। ठीक है। अब इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक चैप्टर है आपके क्लास 11th पे, आप उसमें जाके देखिएगा। मैंने इन सभी को बहुत अच्छे से समझाया, तो आप इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ये जो है हबीस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार आप इनको देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं तो मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। These writs make the Supreme Court a protector and guarantor of the fundamental rights. The idea is that in the case of violation of law or right, the court may issue direction for compliance with the Constitution. Thus, the citizens of India are secure as far as fundamental rights are concerned. ठीक है, ये जो रिट्स है, इन रिट्स ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बना दिया है? इन रिट्स ने सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर बना दिया है कि अगर किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है, किसी भी इंसान की कोई राइट्स वॉयलेट हो रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसका प्रोटेक्टर है, सुप्रीम कोर्ट उसकी राइट को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो और सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगा आपकी राइट्स का। The Supreme Court has power to declare a law passed by legislature null and void if it encroaches upon the fundamental rights and has exercised this power on several occasions. This shows that how the Supreme Court has always served as a guardian of fundamental rights. Supreme Court ने कई बार ये प्रूफ भी किया है कि
जो कुछ लॉज पार्लियामेंट जो ऐसे बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं सिटीजन की, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को खत्म कर देता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं भैया, ये कानून कंट्री में लागू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं लागू हो सकता है? क्योंकि ये सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल क्या बताते हैं? ये एग्जाम्पल ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट हर एक इंसान की फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर है? फर्दर, the Supreme Court has also assumed additional duties under the concept of public interest litigation, under which any citizen can bring any matter of general importance to a general public for consideration of Supreme Court. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? जी नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अगेन अ जुडिशियल इन्वेंशन। जैसा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर भी संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन वो जुडिशरी ने खुद इन्वेंट किया है। तो वैसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है। इट इज बेसिकली अ जुडिशियल इन्वेंशन। ठीक है, समझ में आ गया? अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जस्टिस पीएन भगवती ने इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया है और इस पे भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। ये आपका एक तरीके से आप रिवीजन समझो आप यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारी एक जनरल पब्लिक की राइट वायलेट हो रही हो तो इनके बिहाफ पे कोई भी केस जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ केसेस कैसे फाइल होते हैं? हमारे यहाँ केसेस फाइल होते हैं कि हमें कोर्ट की एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन अगर बहुत सारे सिटीजन्स की राइट्स वॉयलेट हो रही है, जैसे इसका हमने देखा था हुसैन आरा खातून केस से, इसका थोड़ा सा शुरुआत है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। वहां पे क्या हो रहा था? बिहार में बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे उनकी राइट्स अच्छे से वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, उनके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था जेल के अंदर। ठीक है, तो उनके बिहाफ पे किसी ने केस फाइल किया, तो उन्होंने बहुत सारे प्रिजनर्स के बिहाफ पे केस फाइल किया, तो वो एक जनरल पब्लिक की राइट हो गई है ना, बहुत सारे लोगों की। तो ये क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक मतलब जब बहुत सारे लोगों की कोई राइट वायलेट हो रही है, ठीक है, तो फिर हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहेंगे। अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर उनकी राइट्स वायलेट हो रही है तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहेंगे। और ये जो केसेस हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनके केस जाए जा सकते हैं। मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी एक साथ में राइट वायलेट हो रही है, मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चों को अच्छा खाना नहीं परोसा जा रहा है, ठीक है, मिड डे मील स्कीम्स की तरह। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी एक साथ में राइट वायलेट हुई, तो ये केस पूरे बच्चों के बिहाफ पे कोई भी फाइल कर सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसको ये हायरार्की फॉलो नहीं करनी होगी। क्लियर है? समझ में आ गया है? ऑल्दो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आपको पूरा फिर से बता रहा हूं ताकि आपको कुछ ऐसा नहीं लगे कि मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, if the Supreme Court finds that the executive has been failing in due discharge of its duty, it passes required direction to the concerned authorities in government. और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है सरकार को कि देखो भाई काम अच्छे से करो, नहीं तो हम तुमको फटकार वगैरह लगवाएंगे और फिर हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो काम व्यवस्थित तरीके से करो, जब लोगों ने आपको वोट दिए हैं तो आप अच्छे से करो। क्लियर है? समझ में आ गया? ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और आप भी सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या रोल हैं। ठीक है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या क्या देखा है? मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर आर्टिकल 141 के तहत क्या बताया था मैंने? आर्टिकल 141 के तहत बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कानून बनाया है तो लोअर वाले कोर्ट्स पे सभी पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है तो नीचे वाले जितने भी कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, सभी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी और उनकी बात सभी मानते हैं। ये क्लियर है?
फिर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ये केसेस हम लोग हाई कोर्ट में भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के उन केसेस को हम क्या बोलते हैं, उन केसेस को हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मान लो दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई है, मध्य प्रदेश गुजरात, तो वो केस कहां जाएगा, वो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ना ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाएगा, ना ही गुजरात हाई कोर्ट जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनता है, हाई कोर्ट्स भी नहीं सुनते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कानून को इंटरप्रेट करता है, तो ये इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट द लॉज, ठीक है, ये कानून को इंटरप्रेट करते हैं। फिर क्या बताया था मैंने आपको, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इम्पार्शियल है, प्लस सुप्रीम कोर्ट इम्पार्शियल होके काम करता है, इम्पार्शियल। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा फ्लो चार्ट आप भी बना लेना अपनी कॉपी में, इसलिए बना लेना ताकि लास्ट टाइम में आपको ज्यादा भागा दौड़ी नहीं होगी और यहाँ पे चीजें देखो बहुत अच्छे से इस फ्लो चार्ट में कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया, बेसिक स्ट्रक्चर। फिर इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी डॉक्ट्रिन डिस्कस की थी, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिट्स एंड सब्सटेंस, ये जो और भी डॉक्ट्रिन है हमने इनको भी देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया है, उसके बाद में हमने बात की है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, उसके बाद में हमने बात की है PIL की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, PIL। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अदर डॉक्ट्रिन, और भी जो अलग अलग डॉक्ट्रिन है तो मैंने उसको लिख दिया अदर डॉक्ट्रिन्स, अदर डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। सो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का था कि सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैसे कर रहा है, ये हमने ये सारी चीजें देखी है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी और इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपको आगे हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर इस पे कोई चीज छूट गई हो तो आप फ्लो चार्ट में ऐड कर लीजिएगा। मुझे इतना विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ऑल्दो वीडियो लंबा है लेकिन अब आप बच्चे नहीं हैं, आप आदत डाल लीजिए। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी छोटी छोटी बारीक वाली चीज़ें दी है आप उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 226 क्या है, आर्टिकल 368 क्या है। 32, 226 और कौन सा बताया मैंने आपको, आर्टिकल 368, आर्टिकल 141। एक बार आप इन आर्टिकल्स को भी रीड कर लीजिएगा। ये वाले जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन आर्टिकल्स को भी आपको रीड करना है, इन चारों आर्टिकल को एक नजर मार लेना, कुछ याद नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आर्टिकल को याद करो, बस रीड कर लेना कि आर्टिकल 32 किस बारे में बात कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना आपको। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई होगी तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ NTSC ओलंपियाड, वन शॉट रिवीजन, NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिल जाएगी। सपोज कीजिए कि आप क्लास 11 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 11 पर क्लिक करेंगे, क्लास 11 के जितने सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। अगर आप मान लीजिए क्लास 11 लीगल स्टडीज पर क्लिक करते हैं तो ये रहेगी आपकी स्क्रीन। यहाँ पे जो आपके वीडियोस होंगे वो वीडियोस आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मिलेंगे, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो अगर आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो वीडियोस का फॉर्मेट यही रहेगा, दैट इज चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे, सो दैट आपको कोई परेशानी नहीं हो। सो इट इज अप टू यू। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। सो देरी किस बात की, इन वीडियोस को देखिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।